यहां कैलकुलेट करी है इनसाइड। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस फॉर्मूले को हमें कई जगह यूज करना है। तो अगर कोई हाइपोथेटिकल केस है जहां पे चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर है, तो उस केस में इनसाइड द स्फीयर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रो आर बाय कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना? अच्छा, अब इसी केस में अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ कैसा होगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर किसी रीजन में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में और वहां पे हम ई और आर के बीच की बात करें, तो ध्यान है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट हो गई, तो रिजल्ट बताओ इस तरह से आ गया कि नहीं आ गया? ई इक्वल्स टू मान लो कुछ कांस्टेंट के डैश इंटू आर। तो ये फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? y इक्वल्स टू एम एक्स है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। लेकिन उसके बाद अगर बाहर जाते हैं तो चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी हमने कैलकुलेट करी थी? रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब उसके बाद वहां पे क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैक्सिमम होती है और ये सरफेस पे होगी। तो सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब रिजल्ट क्या चीज ध्यान रखनी है? एक तो मैंने बोला ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा हमें यह ध्यान रखना है, और इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एडवांस में आईआईटी में 2008 या 9 में, 2008 या 9 का क्वेश्चन है। उसमें यह प्रॉपर्टी यूज की गई थी, और प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी स्ट्रेट लाइन के अलोंग आती है तो ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग तभी पॉसिबल हो पाएगा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि ई और आर के बीच का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे चार्ज तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। क्लियर? तो आगे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पे चार्ज क्या हो रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। तो सबसे पहला केस लो वहां पे कि एक स्फीयर है, हम लोग शो कर रहे हैं यहां पे एक स्फीयर, और उसकी चार्ज की डेंसिटी रेडियस के साथ वेरी कर रही है। ये जो आर है स्मॉल आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और रो नॉट क्या है? रो नॉट वहां पे कांस्टेंट है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हाइपोथेटिकल केस है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक हाइपोथेटिकल केस है, और इस हाइपोथेटिकल केस में है क्या? चार्ज तुम्हारा पूरे वॉल्यूम में, चार्ज पूरा वॉल्यूम में है, लेकिन ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। चार्ज किसके साथ वेरी कर रहा है? चार्ज वेरी कर रहा है विथ रेडियस आर। आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे चार्ज की डेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करनी है इनसाइड। अब मैंने क्या बोला है? लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस पर नॉर्मली होगी,
नहीं तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। अब ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लो, तो देखो इस तरह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। अब मैं अगर फ्लक्स कैलकुलेट करने जाऊंगा तो रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए 1/ε0 टाइम्स क्यू इनसाइड। देखो है कि नहीं वहां पे। अब सिमेट्री से हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस तो हर जगह सेम है फ्रॉम द सेंटर, तो ई हर जगह सेम होना चाहिए। बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू इनसाइड। ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, सभी एलिमेंट के एरिया को इंटीग्रेट करो तो ये बन जाएगा 4πr², किसके बराबर, ये हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू इन। तो अब न्यूमेरिकल में बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू इन। क्यू इन वो चार्ज है जो कि इस स्फेरिकल रीजन में क्या है, प्रेजेंट है। अब ध्यान क्या रखना है, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म होती, तब तो पूरे वॉल्यूम से हम डेंसिटी को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते तो हमें चार्ज मिल जाता। समझ में क्या बोल रहा हूं, अगर डेंसिटी हर जगह सेम होती तब तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वहां पे क्या दे देता, चार्ज दे देता। लेकिन यहां पे डेंसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो अब कैसे कैलकुलेट करो, सबसे पहले सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक शेल ले लो जरा। तो इस तरह से मैंने एक शेल लिया, सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हम एक शेल ले रहे हैं। अब मुझे बताना है कि इस शेल में चार्ज कितना है, और ध्यान रखना है चार्ज यहां प्रेजेंट है। अब इस रीजन में अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज हो जाएगा dq। अब चार्ज का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस जगह डेंसिटी कितनी होगी, x डिस्टेंस पे डेंसिटी हो जाएगी रो नॉट इंटू आर, आर की जगह पुट कर दो x, तो ये तो हर जगह की डेंसिटी है। अब वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम चेक करो, सरफेस एरिया होता है 4πx² इंटू थिकनेस को मल्टीप्लाई करो। देखो चेक करो अप्रोक्सीमेटली यही वॉल्यूम है कि नहीं है। dx बहुत ही स्मॉल है, dx अगर बहुत स्मॉल होगा तो सबका रेडियस अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेके चल रहे हैं, xc लेके चलेंगे। तो वॉल्यूम हो गया 4πx² इंटू dx। अब ध्यान ना, ये चार्ज किसने इनक्लोज किया है, ये चार्ज तो इस शेल ने इनक्लोज किया है। अब बताओ इस रीजन में ऐसे नंबर ऑफ शेल हैं कि नहीं, तो टोटल के लिए जाओगे तो इसको यहां पे क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। अब इंटीग्रेट करोगे तो क्यू इनसाइड क्या होगा, 4π ρ0 बाहर आएगा, बचेगा केवल क्या, x³ इंटू dx। और x³ को अगर इंटीग्रेट करोगे, अच्छा x की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, ये जाएगी 0 से लेके स्मॉल r तक। तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया, क्यू इनसाइड, देखो 4π ρ0, x³ का क्या हो गया, x⁴/4। अब मैंने डायरेक्ट लिखा है x³ क्या हो गया, x⁴/4, लिमिट पुट कर दी, 4 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट हो गया e इंटू 4πr² 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड क्या हो गया, क्यू इनसाइड हो गया π ρ0 इंटू r⁴। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकल के आ रही है वो हो जाएगी ρ0 r² अपॉन 4ε0। देखो चेक करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रिजल्ट क्या बन के आ गया, पाई कैंसिल आउट हो गया, r² कैंसिल आउट हो गया एक, तो बचा ρ0 r² अपॉन क्या हो गया, 4ε0। और ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड r पे लीनियरली डिपेंड नहीं कर रही है।
तो मैंने इसलिए बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर पे लीनियरली डिपेंड कर रही है इनसाइड द रीजन, इसका मतलब ही है कि चार्ज वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उस केस में ई कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं निकल के आएगा। क्लियर है ना? तो ये केस मैंने कंसिडर किया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे नॉन यूनिफॉर्म था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे नोट डाउन करो, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे जरा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज हुज वॉल्यूम डेंसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन सेपरेशन आर फ्रॉम द बॉल सेंटर एज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बॉल है, बॉल का रेडियस आर है, जो भी डेंसिटी है, डेंसिटी वेरी कर रही है, और इक्वेशन दी हुई है रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब कैपिटल आर तो वहां पे स्फेयर का रेडियस है और स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वेयर रो नॉट इज अ कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, एज्यूम द परमिटिविटी ऑफ द बॉल, एज्यूम द परमिटिविटी ऑफ द बॉल and the environment